नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे हमारे यूनिट 4 का ये फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, हमने शुरू कर दिया है कौन सा पार्ट, यूनिट 4। ठीक है, इसका ये फर्स्ट लेक्चर रहेगा हमारा। और ये रहेगा हमारा मोलिकुलर साइटोजेनेटिक्स। तो क्या बोलेंगे हम? तो बोलेंगे हम मोलिकुलर साइटोजेनेटिक्स। देखो यहाँ पर हम ये जो हमारा यूनिट है, मोलिकुलर साइटोजेनेटिक्स, इसका एक ओवरव्यू लेंगे कि इस पूरी यूनिट के अंदर हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे वो सारी चीज़ यहाँ पर हम बात करेंगे। पहले तो हम इसकी बात करते हैं कि ये मॉलिक्यूलर साइटोजेनेटिक्स होती क्या है। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूलर साइटोजेनेटिक्स होती है वो एक ब्रांच है बायोलॉजी की। मतलब ये एक अलग साइंस है, ब्रांच है किसकी? बायोलॉजी की। और इस ब्रांच के अंदर हम क्या करते हैं? इसके अंदर हम न्यूक्लिक एसिड जो होता है आपका, न्यूक्लिक एसिड मतलब कि जो आपका डीएनए होता है, ठीक है, या इसके अलावा एंड अदर साइटोलॉजिकल मॉलिक्यूल, साइटोलॉजिकल मॉलिक्यूल हो, इसके अलावा जो कि कोशिका के अंदर, कोशिका द्रव्य के अंदर पड़े हुए कुछ मॉलिक्यूल हो जो कि इनहेरिटेंस में भाग लेते हैं। ठीक है ना, विच इन्वॉल्व इन जेनेटिक इनहेरिटेंस, जेनेटिक इनहेरिटेंस। समझ में आ गई बात? मतलब कि जो जेनेटिक इनहेरिटेंस में क्या करते हो, भाग लेते हो। ठीक है, उनका क्या किया जाता है यहाँ पर? स्टडी किया जाता है, आर स्टडीड। ठीक है, मतलब बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें न्यूक्लिक एसिड, कंप्लीट न्यूक्लिक एसिड जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, उसके अलावा जो साइटोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, इनके अंदर ही डीएनए पाया जाता है। ठीक है, और यही जो है जेनेटिक इनहेरिटेंस में भाग लेते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था फर्स्ट पेपर के अंदर, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया और आपका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में भाग लेता है। ऐसी चीज़ों का हम यहाँ पर क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ये क्या कहा जाता है? मोलिकुलर साइटोजेनेटिक्स कहा जाता है। समझ में आगे बात? अब देखो, यूकैरियोट जो होते हैं आपके, यूकैरियोटिक जो सेल होती है, उन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ध्यान से बात को समझेंगे अपन। ठीक है, जो यूकैरियोट्स होते हैं या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके अंदर जो न्यूक्लियर कंटेंट होता है तो वो किसमें होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। यूकैरियोट्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस में क्या होता है? डीएनए होता है। और ये डीएनए यहाँ पर क्या होता है? एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है, एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब न्यूक्लियस में डीएनए है जेनेटिक मटेरियल के रूप में। ठीक है, इसके अलावा इसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं। इसी न्यूक्लियस के अंदर डीएनए तो होता ही है, डीएनए के अलावा यहाँ पर जो है यही डीएनए किसके रूप में होता है? क्रोमेटिन के रूप में। मतलब यहाँ पर डीएनए कह दें अपन, ये क्या बोल दें? क्रोमेटिन बोल दें, एक ही बात है। क्रोमेटिन भी डीएनए होता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर और भी कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि ये डीएनए ही जो है गुथ जाता है हिस्टोन प्रोटीन के साथ में, तो हिस्टोन प्रोटीन भी होती है यहाँ पर, हिस्टोन प्रोटीन होती है। इसके अलावा हिस्टोन प्रोटीन के साथ ये गुथ कर क्या बनाता है? न्यूक्लियोसोम बनाता है, न्यूक्लियोसोम बनाता है, ये भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इसके अंदर ये सब चीज़ें न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट। इसके अलावा इस न्यूक्लियस में एक और चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं क्या? न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। इन सब का हम यहाँ पर क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। ठीक है, अब बहुत सारी टेक्निक है जिनसे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीनोमिक नंबर या उसके अंदर कितने जीन हैं उनको हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, बहुत सारी टेक्निक है हमारे पास में जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? जो टेक्निक्स है, उन टेक्निक्स के थ्रू हम अमाउंट ऑफ अमाउंट अमाउंट ऑफ
जीनोम नंबर, किसी भी जीनोम का नंबर कितने अमाउंट में है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम जीन के उस भाग को भी ज्ञात कर सकते हैं जो उसमें अवेलेबल है। ठीक है, यानी कि हम ज्ञात कर सकते हैं पोर्शन ऑफ जीन, जीन का एक भाग, जितना भी भाग उसके अंदर है या उस ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हमारे पास ऐसी टेक्निक्स है जिनके थ्रू हम ये सारे काम करते हैं। ठीक है, अब देखो, जब हम ब्रीडिंग करते हैं, बात समझना, क्या करते हैं हम, ब्रीडिंग, जब दो ऑर्गेनिज्म को हम ब्रीड करवाते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ब्रीडिंग। ब्रीडिंग में क्या होता है, जो डिजायरेबल जीन होते हैं हमारे, डिजायरेबल जीन, वो होते हैं ट्रांसफर, क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, ट्रांसफर कैसे होते हैं, फ्रॉम वन स्पीसीज टू, फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर स्पीसीज, एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज के अंदर ये ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमने ए स्पीसीज ले ली, ठीक है, एक हमने बी स्पीसीज ले ली, ठीक है, दो स्पीसीज ले ली। अब हमें पता है कि यहाँ पर हम ब्रीडिंग करवा रहे हैं, तो हमें ये पता है कि इस ए स्पीसीज के अंदर कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर ऐसे हैं जो स्पेसिफिक है। जब हम इन दोनों को ब्रीड करवाएंगे, इन दोनों के बीच में संकरण करवाएंगे या हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे, तो हमें एक ऐसी स्पीसीज मिलेगी जिसके अंदर ए और बी दोनों के ही कैरेक्टर होंगे, होंगे या नहीं होंगे, मतलब इसके अंदर जो डिजायरेबल कैरेक्टर है वो इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे इस तरीके से। समझ में आ रहा है, मतलब हम एक जैसे एग्जाम्पल इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस ए के पास में डिजायरेबल कैरेक्टर है जो हमने एक ग्रीन सर्कल के रूप में दर्शाया है, एक वैसे ही छोड़ दिया हमने। जब इन दोनों को हमने ब्रीड करवाया तो इसमें ए और बी दोनों के कैरेक्टर आ गए, मतलब ये डिजायरेबल कैरेक्टर जो हमारे पास थे, जो जिसको हम ट्रांसफर करना चाहते थे, वो भी यहाँ पर क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए। ठीक है ना, एक ये एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज के अंदर हम इस तरह से ट्रांसफर करते हैं, इसके थ्रू, ब्रीडिंग के थ्रू। ठीक है, अब ये अलग अलग तरीके होते हैं इसके, तो ये कैसे करते हैं हम इसके, जैसे कि एक तो हम करते हैं इंटर स्पेसिफिक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एक तो क्या करते हैं हम, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा, ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा, एक ही बात है, हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा हम ये काम करते हैं यहाँ पर। और दूसरा हम इसमें बैक क्रॉस के रूप में भी, बैक क्रॉस के थ्रू भी इस तरह के जो डिजायरेबल कैरेक्टर होते हैं उनको ट्रांसफर करने का काम करते हैं। ठीक है, किसके अंदर करते हैं ये, एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज। अब इसके अंदर क्या कहानी बनती है, इसके अंदर इस तरह के जब हम काम करते हैं तो इसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, हालांकि वो बहुत ही फायदेमंद है हमारे लिए, लेकिन फिर भी तो हम एज ए प्रॉब्लम ही समझेंगे फिलहाल के लिए, कि इसमें ये जो प्रोसीजर हमने किया, ये प्रोसीजर प्रोड्यूस करता है यहाँ पर मोनोसोमिक, मोनोसोमिक, ठीक है, और दूसरा डाइसोमिक। ठीक है, मोनोसोमिक और डाइसोमिक को प्रोड्यूस करता है। मोनोसोमिक तो क्या होता है, मोनोसोमिक तो ये होता है कि किसी 2n नंबर में से एक क्रोमोजोम, मतलब दो क्रोमोजोम है उसके पास में, उसमें से एक क्रोमोजोम जो है वो कमी हो जाए। ठीक है, डायसोमिक में एक एक जो जोड़ा होता है उसमें से दो क्रोमोजोम, कितने, दो क्रोमोजोम जो है वो क्या हो जाए, माइनस हो जाए। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डाइसोमिक और इसको बोलते हैं मोनोसोमिक। ठीक है, या आप भी कर सकते हैं n-1 और n-2, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं n-1 और n-2, मतलब एक जो जीनोम होता है उस जीनोम में से, या गुणसूत्रों का एक समुच्चय होता है, गुणसूत्रों का समुच्चय का मतलब हर एक 2n ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो 2n ऑर्गेनिज्म होता है उस 2n ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रत्येक गुणसूत्र, गुणसूत्र क्रोमोसोम नंबर 1 की बात करें तो इसकी दो कॉपी होती है, कितनी कॉपी होती है, दो कॉपी होती है। ठीक है, अब इस दो में से एक जो है वो चली जाए, खत्म हो जाए, इसको हम बोलते हैं मोनोसोमिक, और ऐसे दो चली जाए तो उसको क्या बोलेंगे, डाइसोमिक। ठीक है, समझ में आ गई बात, तो लेकिन दो अलग अलग क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हो गई, यहाँ पर कमी हो गई, इन सब की वजह से क्या हो गया, कमी हो गई, दिस प्रोड्यूस मोनोसोमिक डाइसोमिक,
ये जो डाइसोमिक या मोनोसोमिक बनते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम एन्यूप्लॉइडी। क्या बोलते हैं? एन्यूप्लॉइड्स। अब ये जो कमी हुई है ना, ठीक है? ये कमी किसके अंदर हुई है? ये कमी किसकी वजह से हुई है? ये कमी हुई है एलियन क्रोमोसोम की वजह से। एलियन क्रोमोसोम क्या है? ये जो एन्यूप्लॉइड बने हैं, ये किसकी वजह से बने हैं? एलियन एलियन क्रोमोसोम की वजह से। अब इस शब्द को एलियन समझ कर है ना, कंफ्यूज नहीं होना आपको ना। एलियन क्रोमोसोम का मतलब है यहाँ पर बाहर से आने वाला क्रोमोसोम। अब देखो, जैसे ये बी स्पीसीज है, अब बी स्पीसीज ब्रीड करती, ठीक है? तब तो बी स्पीसीज के ही ऑर्गेनिज्म बनते हैं, ठीक? लेकिन यहाँ पर हमने दो डिफरेंट स्पीसीज लिए, तो इस बी स्पीसीज के लिए ये जो ए स्पीसीज है एक प्रकार से क्या है? एलियन है, ठीक है? मतलब इसके जो गुणसूत्र आएंगे इसके अंदर वो एक प्रकार से बाहरी गुणसूत्र होंगे। सेम स्पीसीज तो है नहीं है, दो अलग अलग स्पीसीज है। हमने कहा स्पीसीज नंबर वन, स्पीसीज नंबर टू, ठीक है? आप ये कह सकते हो कि जैसे मान लीजिए ये कबूतर है, ये क्या है? कबूतर है, और ये क्या है आपका? खरगोश है। समझ में आ गया अब तो? कबूतर के कुछ गुण हम किस में डालना चाहते हैं? खरगोश में डालना चाहते हैं। एज एग्जाम्पल बता, ठीक है? यहाँ पर हम प्लांट्स की बात करेंगे। हम एक स्पीसीज का प्लांट ले लिया, मान लीजिए आपने कपास ले लिया, ठीक है? गोसिपियम ले लिया आपने। क्या ले लिया? गोसिपियम ले लिया। अब गोसिपियम में आपको कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर नजर आ रहे हैं, बहुत अच्छे कैरेक्टर हैं, जो कि ड्रॉट को जो है सूखे को ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है? कम वाटर के अंदर वो जो है ग्रो हो सकते हैं। तो हम ऐसे ही कैरेक्टर को किसी दूसरे प्लांट के अंदर, जो कि हाई वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ड्रॉट में ग्रो नहीं होता, उसके अंदर ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो वो मान लीजिए वो क्या हो सकता है? वो मान लीजिए हम ऐसे बात करते हैं कि जैसे कि वो बाजरा हो सकता है, या जिया मेज हो सकता है, मक्का मान लेते हैं, ठीक है? मैं वैसे बता रहा हूँ, इज ए एग्जाम्पल, ठीक है? तो जिया मेज के अंदर हमने गोसिपियम के कुछ कैरेक्टर, कुछ जीन, कुछ डीएनए, कुछ क्रोमोसोम ट्रांसफर कर दिए। तो वो जो क्रोमोसोम हमने इसके अंदर ट्रांसफर किया ना, हमने क्या किया? इन दोनों को ब्रीड करवा दिया हमने, और ब्रीड करने की वजह से वो इसके अंदर ट्रांसफर हो गया। इस प्रोसेस के थ्रू जो जेनेटिक मटेरियल, मतलब कि जो क्रोमोसोम है जो ट्रांसफर हुआ है, वो क्रोमोसोम ही कहलाएगा एलियन क्रोमोसोम। समझ में आ गई बात? तो ये थोड़ी ध्यान रखने वाली बात है ना? ये इस बी स्पीसीज के लिए ए स्पीसीज का क्रोमोसोम क्या होगा? एलियन क्रोमोसोम। तो ऐसे एलियन क्रोमोसोम जो है एन्यूप्लॉइडी होती है। एन्यूप्लॉइडी किसकी में होती है? ये एलियन क्रोमोसोम में होती है, ठीक है? अब जब एन्यूप्लॉइडी इसमें हो जाती है और ये सारे क्रोमोसोम एलियन हैं, ठीक है? तो क्या होता है? तो इसके अंदर क्या होता है कि एक तो ये होता है कि इसके अंदर जो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन है ना, वो नहीं हो पाता, ठीक है? होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, भाई होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हमें पता है कब होता है। होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन जब भी होता है जब दो समान प्रकार के जीन अवेलेबल, मतलब दो समान प्रकार के क्रोमोसोम अवेलेबल हो मियोसिस के टाइम पर, तभी होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हो। अब यहाँ पर तो क्या हो रहा है? देखो, एक बार फिर से समझेंगे अपन, है ना? थोड़ा सा ध्यान से समझना, मुझे पता है कंफ्यूज होगा, इसमें बहुत कंफ्यूजन वाली चीज़ है। तो पहले तो लिख देते हैं हम, एक तो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन जो है, ये कहानी यहाँ पर नहीं है। दूसरा यहाँ पर जो है, जो इन्वर्टेड जो सेग्रीगेशन होता है वो नहीं होगा, ठीक है? इन्वर्टेड जो सेग्रीगेशन है वो नहीं होगा, बात वही है। अब इन्वर्टेड सेग्रीगेशन क्या होता है वो उसकी बात करेंगे, ठीक है ना? तो ये एलियन क्रोमोसोम के अंदर ये समस्या क्रिएट हो जाएगी, ठीक है? कब होगा ये सब होगा मियोसिस के दौरान। इसके दौरान होता है ये सब, मियोसिस के दौरान होता है, ठीक है? तो मियोसिस के दौरान ये सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। इसको कहाँ लगा दूँ? यहाँ। चलिए, मियोसिस के दौरान जो है ये सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। तो क्या होगा? इसकी वजह से हमारे पास में एक आइडियल लाइन, जो कि स्टेबल इंट्रोग्रेसिंग लाइन होगी, वो प्राप्त होगी। देखो अभी कैसे होगा वो मैं बताता हूँ। कि एक बात और लिख लेते हैं अपन यहाँ पर। इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से ये प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूसिंग करेंगे स्टेबल इंट्रोग्रेशन लाइन, ठीक है? इंट्रोग्रेशन लाइन को ये प्रोड्यूस करेगा। अब देखो, जैसे कि मैंने कहा
कि ये ए स्पीसीज है और ये बी स्पीसीज है, ठीक है। इस ए स्पीसीज में ये 2 क्रोमोसोम है, ठीक है, और इस बी स्पीसीज में ये 4 क्रोमोसोम है। कितने क्रोमोसोम है? 4 क्रोमोसोम है, ऐसा। अब हम क्या कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच में ब्रीडिंग करवा रहे हैं। इन दोनों के बीच में ब्रीडिंग करवाएंगे तो एक क्रोमोसोम, ये सब 2n है, ये भी 2n है, ये भी 2n है, ठीक है। इससे एक क्रोमोसोम आ जाएगा हमारे पास, और इससे कितने आ जाएंगे? इससे आ जाएंगे हमारे पास में 2। कुल मिलाकर इसके पास कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे? 3 क्रोमोसोम हो। कुल मिलाकर इसके पास में कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे? 3 क्रोमोसोम हो जाएंगे। इसके पास कितने क्रोमोसोम हो गए? 3 क्रोमोसोम हो गए, ठीक है। अब ये बन गया आपका एक 2n ऑर्गेनिज्म, फर्टिलाइजेशन होगा, 2n ऑर्गेनिज्म बन गया। अब इसका क्या होगा? इसके अंदर होगा मियोसिस। क्या होता है इसके अंदर? अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है तो प्रत्येक की एक एक कॉपी बननी है। प्रत्येक की एक एक कॉपी बननी है, तो इसका मतलब है कि 2 तो आपके पास बन गए, कौन से? ये वाले रेड वाले, ठीक है, और 4 बन गए आपके पास में ये वाले, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो ये दोनों क्या है? ये एक दूसरे की कॉपी है, ये एक दूसरे की कॉपी है, ठीक है, और ये एक दूसरे की कॉपी है। दोनों सिस्टर सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक है भाई, एक ही गुणसूत्र से बन रहे हैं तो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड हो गए ना। तो ये और ये तो आपस में कर सकते हैं, मतलब ये देखो, इसको देखना आप, इस वाले को पहले इसको समझने की कोशिश करेंगे हम कि ये क्रोमोसोम इस तरह से यहाँ पर पेयरिंग कर लेंगे। ये वाला तो पेयर हो ही गया इस तरह से, ये वाला है तो ये वाला भी इस तरह से पेयर हो जाएगा, मतलब ये इनके बीच में क्या हो जाएगा? क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा। लेकिन इसके लिए कहाँ से लाएंगे क्रॉसिंग ओवर करने? ये जो रेड वाला है, इस रेड वाले के लिए हम क्रॉसिंग ओवर कहाँ से करके लाएंगे? ये तो इस तरह से जुड़ा हुआ है, इसके लिए क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकता। समझ में आ गई बात? देखो, होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, इन्वर्टेड सेग्रीगेशन भी नहीं होगा, ऐसे ऐसे लगा दो, क्रॉस लगा दो, नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों में क्या हो जाती है? यहाँ पर कमी हो जाती है, होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन और इन्वर्टेड सेग्रीगेशन। इन्वर्टेड सेग्रीगेशन का मतलब है कि यहाँ पर बड़ा टी है, यहाँ पर छोटा टी है, ये दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा तो ये उल्टा सीधा अलग हो जाएंगे, मतलब ये इसके साथ चला जाएगा, ये इसके साथ चला जाएगा। ये नहीं होगा यहाँ पर, क्यों? क्योंकि इसके पास तो कोई जोड़ा है ही नहीं करने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये पर्टिकुलर कैरेक्टर वाले जो भी गुण होंगे वो यहाँ पर अलग से होंगे, ठीक है। इसको बोलेंगे हम स्टेबल इंट्रोग्रेशन लाइन, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर जब हमने फर्टिलाइजेशन करवाया था तो यहाँ पर जो कंडीशन बनती है वो क्या बनती है? यहाँ पर एक कंडीशन तो ये बनती है कि ये ट्रांसफर नहीं हो। देखो, ये जो है ए वाला जो जीन है वो ट्रांसफर नहीं हो, केवल बी वाले जीन ही ट्रांसफर हो जाए, ऐसे करके, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये बनती है कि बी वाला कोई रहे ही नहीं और केवल ए वाला जीन ही ट्रांसफर हो। देखो, ये वाली कंडीशन भी बनती है, ठीक है। फिर दो में से एक चला जाए, यहाँ पर ये 2 है तो 2 में से ये 2 आ गए, मतलब यहाँ पर तो केवल बी वाला ही आया है, यहाँ पर केवल ए वाला ही आया है, और यहाँ पर ए प्लस बी दोनों ही आए हैं, ठीक है। ये कंडीशन बनती है, ठीक है। ये सारे बीज उगेंगे, ग्रो करवाएंगे हम इनको, लेकिन जो मियोसिस होगा वो इसी के बीच होगा, इनके बीच में नहीं होगा, तो ये तो मर जाएंगे, ठीक है। मतलब इनका तो कोई औचित्य ही नहीं रहा हमारे पास में, ये रहा। इसमें भी हमारे पास ये वाली जो कंडीशन बनेगी इसको बोलेंगे हम स्टेबल इंट्रोग्रेशन, ठीक है। थोड़ा सा समझने वाली बात, ठीक है। अब ये जो कमी हुई है ना यहाँ पर, इस तरह की जो कमी हुई है, जिसकी वजह से ये इंट्रोग्रेशन हमारी लाइन बनी हुई है, या ये होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है ना? तो हम ये कहते हैं कि जो आपका ये प्रोडक्ट बना है मोनोसोमिक या डाइसोमिक टाइप का, ठीक है, इसकी वजह से क्या बनते हैं? मोनोसोमिक, मतलब यहाँ पर एक गुणसूत्र का एक जोड़ा ही गायब है, ठीक है, मोनोसोमिक हो गया। एक गुणसूत्र गायब होता है तो मोनोसोमिक होता है, यहाँ पर दो पूरा का पूरा गुणसूत्र गायब है तो इसको क्या बोलेंगे हम? डाइसोमिक, ठीक है। तो ये मोनोसोमिक या डाइसोमिक जो रिएक्शन, मतलब ये जो उत्पाद बनते हैं आपके, इनमें स्पेसिफिक मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, इनमें क्या होते हैं? स्पेसिफिक
मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को ये क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को शो करें, क्यों करेंगे, क्योंकि ये जीन अपने प्रोडक्ट बनाएगा, ये जो डीएनए है ये अपने प्रोडक्ट बनाएगा और वो शो होंगे उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जिसके अंदर ये ट्रांसफर हुए हैं। ठीक है, इसमें ए और बी है, इसके अंदर ट्रांसफर हुए हैं, ये देखो इसके अंदर ट्रांसफर हुए हैं, तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, यहाँ पर ये कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर को शो करेंगे। ठीक है, तो स्पेसिफिक कैरेक्टर जो ये यहाँ पर शो करेंगे वो किस रूप में होंगे, मॉर्फोलॉजिकल रूप में होंगे। ये कैरेक्टर किस रूप में होंगे, मॉर्फोलॉजिकल, मतलब वो बाहर से हमें दिखाई देंगे। ठीक है, लेकिन ये कैसे कंफर्म किया जाए कि वो वास्तव में एलियन जीन के द्वारा ही प्रोड्यूस किए गए हैं। ठीक है, उसके लिए हमारे पास में जो टेक्निक्स है वो सारी की सारी टेक्निक हम लगाते हैं किसके अंदर, मोलिकुलर साइटोजेनेटिक्स। मतलब ये जो चीज आपको समझाई ना, ये मोलिकुलर साइटोजेनेटिक तक पहुंचाने के लिए आपको समझ कि हम मोलिकुलर साइटोजेनेटिक्स क्यों करते हैं, क्योंकि बहुत सौ के दिमाग में सवाल आते हैं जब पढ़ते हैं कि सर जब हम हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, ब्रीडिंग कर रहे हैं, तो कैरेक्टर को इतना सारा करने की कहाँ जरूरत है जब हम अपने आप ही शो हो रहा है वहां पर। ठीक है ना, भाई जैसे मान लेते हैं, एक सिंपल सा उदाहरण समझिएगा आप कि आपके पास में एक प्लांट है, ये प्लांट ले लेते हैं, इस प्लांट में जो लीफ है वो आती है इस तरह की कटी फटी, इसमें जो लीफ आती है ना वो कटी फटी है। ठीक है जी, और दूसरा प्लांट आपके पास है, दूसरी स्पीसीज का प्लांट है, और इसमें जो लीफ आती है वो इस तरह की आती है गोल गोल। ठीक है, ये देखो लीफ का ये स्ट्रक्चर। अब हम क्या कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच में ब्रीडिंग करवा देते हैं, ब्रीडिंग करवा देते हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि जो नया प्लांट बनेगा ना, उस नए प्लांट में जो लीफ होगी आपकी, उस लीफ वो लीफ नीचे से तो ऐसी होगी, ऐसी, और ऊपर से कैसी होगी, ऐसे कटी फटी। इसका मतलब है कि इस प्लांट ने इसका कैरेक्टर भी शो किया है, और इस प्लांट ने इसका कैरेक्टर भी शो किया है, मतलब दोनों के ही कैरेक्टर शो हुए हैं। तो मैं इसको अगर यहाँ पर ब्लैक कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगी बात। ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये तो आया है इससे, और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये आया है इससे। ठीक है, तो ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर शो हो रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर यहाँ पर शो हो रहे हैं, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कौन से प्लांट से आए हैं। फिर भी हमें क्या ज़रूरत है, जैसे साइटोलॉजिकल टेक्निक, तो ये कंफर्म किया जाता है कि वास्तव में ये इसी के द्वारा हुआ है या कोई म्यूटेशन का इफेक्ट है। ठीक है ना, देखो ऐसा भी हो सकता है कि इसके किसी जीन के ऊपर म्यूटेशन कर दिया जाए, उस म्यूटेशन की वजह से या मियोसिस के दौरान म्यूटेशन होने की वजह से ये स्ट्रक्चर बन गई हो, और हम सोच रहे हैं कि ये हमने जब इसका हाइब्रिडाइजेशन करवाया था उसकी वजह से बनी हो। इसके लिए कंफर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मोलिकुलर साइटोजेनेटिक लेवल पर मोलिकुलर एनालिसिस, साइटोजेनेटिक लेवल पर क्या किया जाता है, मोलिकुलर एनालिसिस करना पड़ता है। समझ में आ गई बात, चलिए। तो हमने कहा कि यहाँ पर जो मोनोसोमिक या डाइसोमिक जो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, इनमें स्पेसिफिक मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, लेकिन लेकिन फिर भी इनको नीड होती है किसकी, एडिशनल एडिशनल कंफर्मेशन की, एडिशनल कंफर्मेशन। अब ये जो एडिशनल कंफर्मेशन है हम किसके द्वारा करते हैं, तो ये हम करते हैं बाय मोलिक्यूलर मार्कर के द्वारा। इसके द्वारा करते हैं, मोलिक्यूलर मार्कर के द्वारा। अब ये मोलिक्यूलर मार्कर क्या होते हैं, मोलिकुलर मार्कर एनालिसिस, मोलिकुलर मार्कर एनालिसिस। ठीक है, ये हम करते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर बहुत सारे जो है फ्लोरोसेंट टेक्निक भी करते हैं, जिसको हम बोलते हैं फिश गिस। ठीक है, फिश गिस, इनके द्वारा हम का उपयोग करते हैं, मतलब उसमें भी हम मोलिकुलर मार्कर का इस्तेमाल करते हैं। फिश गिस के अंदर हम प्रोब का इस्तेमाल करते हैं, प्रोब। अब ये क्या होता है फिश गिस, तो फिश का नाम, फिश का जो नाम है पूरा वो लिख लो आप, आएगा एग्जाम में किसी न किसी में, प्री में या फाइनल में, ओ सॉरी,
फर्स्ट पेपर में, सेकंड पेपर में किसी में पूछ लेगा फिश, किसको हम बोलते हैं फ्लोरोसेंट, फ्लोरोसेंट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ऐसा कोई सा भी पेपर नहीं है जिसमें ये टेक्निक्स के नाम नहीं है। ठीक है ना, अभी तक का कोई ऐसा पेपर नहीं है, कोई बाई चांस ही छूटा होगा, इनका नाम जरूर पूछा गया है, किस और किस का, और ये टेक्निक भी पूछी गई है, बिल्कुल सिंपल सी टेक्निक है, एक बार पढ़ोगे तो याद भी हो जाएगी आप। फ्लोरोसेंट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन तो बोला जाता है, किस बोला जाता है, जीनोमिक इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और इसमें हम इस्तेमाल करते हैं किसका, प्रोब्स का। अब प्रोब क्या होते हैं, तो प्रोब जो होता है वो जीनोमिक डीएनए होता है या स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। ठीक है ना, प्रोब क्या होता है, स्पेसिफिक शॉर्ट नॉन डीएनए सीक्वेंस, डीएनए सीक्वेंस होते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रोब, और ये जो है हाइब्रिडाइज होते हैं, हाइब्रिडाइज विद रेडियो आइसोटोप या फिर किसी एंटीबॉडी के द्वारा। ठीक है, या फिर किसी डाई के द्वारा, जिससे हम पता लगाते हैं कि हमारा पर्टिकुलर जो हमारा पर्टिकुलर जो सीक्वेंस है या जो सेगमेंट है वो कहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, ये हम इसके थ्रू पता लगाते हैं। ठीक है तो ये होता है जी। अब ये जो भी हम इस्तेमाल करते हैं टूल, ठीक है, इन टूल्स के द्वारा हम किसी भी प्रकार के डीएनए सेगमेंट का, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर अवेलेबल डीएनए कंटेंट का, वो वहां पर किस तरह से फंक्शन कर रहा है, किस तरह का काम कर रहा है, इन सब चीजों का क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई मेरी, कि यहाँ पर हम इस तरह से इनके थ्रू किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कितना डीएनए कंटेंट है, कितने अमाउंट में उसके पास डीएनए है, इन सब चीज़ों का पता लगा सकते हैं। ठीक, तो देखो हवा हम करते कैसे हैं और होता क्या है वहाँ पर, के बारे में हम बात करें तो मोलिकुलर साइटोजेनेटिक्स के अंदर हम जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में हम बात करें। ठीक है, टेक्निक्स या जो भी विधियां हम इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे पहली हमारे पास होती है सी वैल्यू। ये सी वैल्यू क्या होती है, देखो इस चैप्टर के अंदर जो यूनिट 4 है ना वो सारी की सारी आ जाएगी, जो हम पढ़ रहे हैं ना, इसे पूरी कहानी मैं आपको बता दूंगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, तो आप एक ओवरव्यू के आधार पर भी, अगर आपका बाई चांसली छूट भी जाता है, नहीं पढ़ने में आता है, तब भी आप उसका आंसर दे पाओ। ठीक है ना, इस एक इस एक 20-30 मिनट का जो ये वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, जिसने नहीं देखा ना ये, वो छूट जाए, बोला कि ये एग्जाम में नहीं आता ऐसा करके, है ना। मॉलिक्यूलर साइटोजेनेटिक्स के ऊपर कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन ये मॉलिक्यूलर साइटोजेनेटिक्स वाला जो टॉपिक है ना, ये पूरा यूनिट का ही टॉपिक है। तो पूरी यूनिट में आप क्या पढ़ने वाले हो वो सारी चीज़ इसमें बताई जा रही है। ठीक है, इसलिए इसको पूरा देखना है ना, स्किप नहीं करना है बेटा, ध्यान रखना। तो देखो सी वैल्यू क्या है, सी वैल्यू जो होती है वो कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम का अमाउंट कितना है। ठीक है, उसको हम नापते हैं पिकोग्राम में, उसको ही हम क्या बोलते हैं, सी वैल्यू। सी वैल्यू क्या होता है, देखो लिख देता हूं मैं, सी वैल्यू होता है जीनोमिक कंटेंट इन ए हैप्लॉइड सेल। ठीक है ना, जीनोमिक कंटेंट इन ए हैप्लॉइड सेल, किसी हैप्लॉइड सेल में जीनोमिक कंटेंट कितना है। ठीक है, अब जितना जीनोमिक कंटेंट होता है किसी हैप्लॉइड सेल के अंदर, जीनोमिक कंटेंट इन ए हैप्लॉइड सेल,
इसको ही हम क्या बोलते हैं, सी वैल्यू बोलते हैं, और इसको हम किस में नापते हैं, पिकोग्राम में नापते हैं, ध्यान रखना है, पिकोग्राम में। इसका जैसे जिस चीज़ को हम तोलते हैं ना, ग्राम किलोग्राम में, ऐसे डीएनए को तोलने का वैल्यू होता है पिकोग्राम। ठीक है, पिकोग्राम जो होता है वो 10⁻⁻12 होता है। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12। ठीक है ना, ये होता है 1 पिकोग्राम। ठीक, तो देखो यहाँ पर ये जो हम सी वैल्यू करते हैं, ये इसमें हम जो जीनोम की साइज नापते हैं, की साइज नापते हैं, जीनोम का जो साइज नापते हैं। जीनोम का साइज जो होता है ये वेरिएबल होता है। क्या होता है ये, वेरिएबल होता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, वेरिएबल होता है, ध्यान रखना। मतलब एक जीव में, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कि मनुष्य में कितने क्रोमोसोम होते हैं जी, जीनोम के अंदर 23 क्रोमोसोम होते हैं। जीनोम का मतलब क्या होता है ये भी ध्यान रखना, वैसे मैं बता चुका हूँ, ऐसी बात नहीं है अगर ये चीज़ आएगी। जीनोम का मतलब जो होता है ना, वो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के, वो एक जीनोम होता है। अब हमारे पास में डबल जीनोम है, इसलिए हम 2n है बेटा, क्या है हम 2n, n जीनोम का मतलब होता है n, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जीनोम का मतलब क्या होता है, देखो इसमें बहुत कन्फ्यूजन है, सब कुछ लोग अलग अलग बताते रहते हैं। ठीक है, अब वो क्या करते हैं पता नहीं कहाँ से लाते हैं, कैसे लाते हैं, समझ में नहीं आता मुझे तो। अलग अलग लोग अलग अलग तरह की चीज़ें करते हैं। ठीक है, आपको क्या समझना है कि जीनोम का मतलब होता है एन नंबर। ठीक है, एन नंबर, जीनोम को हम बोल सकते हैं, आप बोल सकते हो कि ये एक अगुणित नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। हिंदी में लिख रहा हूँ मैं, अगुणित। अगुणित को अंग्रेजी में बोलते हैं हैप्लॉइड। हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो किसी भी ऑर्गेनिज्म के, तो उसको क्या बोलते हैं, हम जीनोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीनोम। ठीक है, तो हम जीनोमिक लेवल पर क्या है, डिप्लॉइड है। हैप्लॉइड तो है नहीं, डिप्लॉइड है ना। तो डिप्लॉइड है तो हम क्या रखते हैं, 2n नंबर रखते हैं। 2n का मतलब हम क्या हो गए, डिप्लॉइड। ये क्या है, हैप्लॉइड। 2n नंबर क्या होता है, डिप्लॉइड। तो हमारे पास जीनोम की कितनी कॉपी है बेटा, 2 कॉपी है। जीनोम की कितनी कॉपी है, 2 कॉपी। एन नंबर में तो जीनोम की कितनी कॉपी रहेगी, 1 कॉपी। ठीक है, और हमारे पास क्या होगी, 2 कॉपी रहेंगी, मतलब उसी जीनोम की कितनी कॉपी रहेंगी, 2 कॉपी। अब ये जो हैप्लॉइड नंबर है हमारे जीनोम का, ये किस में होता है, ये होता है स्पर्म के अंदर, ह्यूमन के अंदर, और हमारे एग के अंदर, एग और स्पर्म दोनों के अंदर होता है। ठीक है, और ये तो होता है एन नंबर। और हमारी जो सोमेटिक सेल होती है उनमें कितनी कॉपी होती है, सोमेटिक के अंदर जीनोम की हमारे पास 2 कॉपी होती है। कि हम क्या है, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। समझ में आ गया ना बात। तो हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जीनोमिक कंटेंट की। जीनोमिक कंटेंट का मतलब हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने। अब मनुष्य में कितने होते हैं, 2n नंबर कितना होता है, 46, तो n नंबर कितना होगा, 23। तो यानी कि ह्यूमन जीनोम में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 क्रोमोसोम होते हैं। कितना पिकोग्राम होता है ये आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, स्पीसीज टू स्पीसीज वेरिएबल होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। किसी किसी में क्या होता है देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, वैसे तो मेरे पास जितने जीन हैं उतने ही जीन आपके पास भी। ठीक है, पर कुछ जीन मेरे पास में रिपीटेटिव है, और आपके पास में वो एक्टिव हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं अपन, जैसे कि मेरे बाल हैं, तो मेरे बाल कैसे हैं, स्ट्रेट बाल हैं, और कोई दूसरा बंदा है उसके बाल है करली। ठीक है, अब मेरे पास स्ट्रेट बाल है, करली बाल नहीं है, तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो स्ट्रेट बाल है उसका जीन एक्टिव है, जो मेरे अंदर स्ट्रेट बाल बना रहा है। किसी के बाल करली है, इसका मतलब उसके पास में करली वाला जीन जो है वो एक्टिव है। ठीक है, करली हेयर है तो उसका जीन करली हेयर वाला एक्टिव है। तो ये वेरिएबल हो गया ना। तो नंबर ऑफ जीनोम में जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो कितना है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो हम नापते हैं सी वैल्यू। ठीक है, और एक और टॉपिक आता है इसके अंदर, वो आगे हम बात करेंगे, सी वैल्यू पैराडॉक्स। सी वैल्यू में भी विरोधाभास होता है, कैसे विरोधाभास होता है, कैसे इसमें जो है फ्लक्चुएशन आता है, ये सारी चीजें हम वहां पर करें। ठीक है, फिलहाल हम थोड़ी थोड़ी चीजें बता रहे हैं आपको। दूसरा है कोट कर्व, का कोट कर्व। ये कोट को है ना, C0T, जीरो टाइमिंग पर
किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर या उसके जीनोम के अंदर रिपीटेटिव डीएनए का अमाउंट क्या है और उसको तोड़ने में लगने वाले समय, इसके बीच में गणना की जाती है। उसको हम बोलते हैं कोट कर्व, और इसका जो कर्व आता है वो आता है सिग्मोइड टाइप। ठीक है, तो ये होता है कोट कर्व। अब ये जो कोट कर्व होता है ना, ये होता है एस शेप्ड का। कैसा होता है? एस शेप, मतलब कि एस आकार का जो है वो कर्व होता है, तो इसको बोलते हैं हम कोट कर्व। इसमें हम क्या करते हैं, तो इसके अंदर हम मेजर करते हैं, मेजर रिपीटेटिव डीएनए, रिपीटेटिव डीएनए को मेजर करते हैं। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम में या जीनोम में कितना रिपीटेटिव डीएनए अवेलेबल है, तो हम यहाँ पर कोड करके आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है जी। अब देखो, जो यूकैरियोटिक डीएनए होता है हमारा, तो यूकैरियोटिक डीएनए, इस यूकैरियोटिक डीएनए में तीन तरह का डीएनए होता है। एक तो होता है यूनिक डीएनए। कैसा होता है? यूनिक डीएनए होता है भैया। यूनिक डीएनए मतलब इसको आप बोलोगे नॉन रिपीटेटिव, मतलब ये हमारे एक्टिव जीन होते हैं। ठीक है, नॉन रिपीटेटिव डीएनए का मतलब है कि ये हमारे कैसे हैं, एक्टिव जीन है, मतलब यही हमारे अंदर प्रोडक्ट बनाते हैं। जो प्रोडक्ट मेरे अंदर बन रहा है और आपके अंदर नहीं बन रहा, तो इसका मतलब है कि जीन तो मेरे पास भी है, आपके पास भी है, लेकिन वहां पर वो जीन इनएक्टिव फॉर्म में है क्योंकि वो रिपीट हो गया। ठीक है, और मेरे अंदर वो एक्टिव है, तो इसका मतलब मेरे अंदर वो सिंगल फॉर्म में है, यानी कि यूनिक फॉर्म में है, इसलिए वो काम कर रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम नॉन रिपीटेटिव डीएनए, और ये यूनिक डीएनए होता है, और यही हमारे जीन होते हैं जो एक्टिव होते हैं। ठीक है, दूसरा जो डीएनए होता है वो होता है मॉडरेट रिपीटेटिव। मॉडरेट रिपीटेटिव, अब ये रिपीटेटिव तो आप समझते ही होंगे। मॉडरेट रिपीटेटिव का मतलब होता है कि कहीं कहीं पर तो वो जीन का कुछ भाग तो रिपीट हो जाता है और कुछ भाग जो है वो यूनिक रहता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं मॉडरेट रिपीटेटिव। और तीसरे टाइप का जो डीएनए मिलता है वो होता है इनका यूकेरियोटिक सेल में हाईली रिपीटेटिव, हाईली रिपीटेटिव डीएनए। इसमें से हम जो है, ये जो रिपीटेटिव डीएनए है, इस रिपीटेटिव डीएनए को मेजर करते हैं किसके द्वारा? कोट कर्व के द्वारा, तो बोला जाता है कोट कर्व। समझ में आ गई बात? एक हम मॉलिक्यूलर साइटोजेनेटिक्स के अंदर एक और टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसे बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन टेक्निक। कौन सी टेक्निक बोलते हैं? रेस्ट्रिक्शन टेक्निक। ठीक है, अब ये जो रेस्ट्रिक्शन टेक्निक है, ये क्या होती है? देखो, इस रेस्ट्रिक्शन टेक्निक के अंदर हम क्या क्या करते हैं। इस रेस्ट्रिक्शन टेक्निक के अंदर हम, हमारे पास एक डीएनए होता है, इस डीएनए को हम क्या करते हैं, कट करते हैं। इस डीएनए में हम क्या करते हैं, कटिंग करते हैं। ठीक है, कटिंग करने के बाद में इसका हम एम्प्लीफिकेशन भी कर सकते हैं। एम्प्लीफिकेशन, अब एम्प्लीफिकेशन क्या होता है? दीर्घीकरण होता है, डीएनए को दीर्घ करना है, किसके द्वारा? पीसीआर के थ्रू। पीसीआर में होता है एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, तो इसका हम एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं। किसका? किसी भी डीएनए सीक्वेंस का। जैसे आपने इसको यहाँ से काटा, इस डीएनए सीक्वेंस का आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लीजिए ये डीएनए सीक्वेंस आपने यहाँ से काट लिया, यहाँ से यहाँ तक ये काट लिया, तो आप एम्पलीफाई कर सकते हो, इसकी नंबर ऑफ कॉपीज आप बना सकते हो। ठीक है, चलिए, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, डीएनए सीक्वेंस को हम बना सकते हैं। इसके अलावा हम दो डीएनए को आपस में जोड़ सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये दो डीएनए है, ये एक डीएनए, इसको भी आपने कट कर दिया, इन दोनों को, इसको यहाँ पर आप ट्रांसफर कर सकते हो। इसको बोलेंगे अपन जॉइनिंग डीएनए फ्रेगमेंट। डीएनए फ्रेगमेंट, ये सब किस में किया जाता है? रेस्ट्रिक्शन टेक्निक के अंदर किया जाता है। डीएनए फ्रेगमेंट को जॉइनिंग कर देंगे। जब हम डीएनए फ्रेगमेंट को जॉइनिंग करेंगे, तो हमारे पास में डिजायर सीक्वेंस जो होगी वो प्रोड्यूस हो जाएगी। प्रोड्यूस डिजायर सीक्वेंस। ठीक है ना, हमें जो जिस सीक्वेंस की आवश्यकता है, जिस तरह की सीक्वेंस की आवश्यकता है, वो हमें प्राप्त होगी। इसके थ्रू ये प्राप्त होगी भाई हमें, जॉइनिंग के द्वारा, जब हम डीएनए फ्रेगमेंट को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद में इसको हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ट्रांसफर इनटू रिसिपिएंट।
रिसिपिएंट या होस्ट के अंदर हम इसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं और हमारे डिज़ायर जो प्रोडक्ट है उनको हम उत्पादित कर सकते हैं। ये सब काम किसके थ्रू होगा हमारा, रेस्ट्रिक्शन टेक्निक के थ्रू। ठीक है। अब देखो, एक और बात कर लेते हैं हम यहाँ पर, मल्टी जीन फैमिली ये क्या होती है। एक और समस्या होती है हमारे साथ में, जिसका भी हम यहाँ पर इलाज ढूंढ रखा है हमने इसी साइटोजेनेटिक एनालिसिस के अंदर, ए मल्टी जीन फैमिली। मल्टी जीन फैमिली क्या होती है, मल्टी जीन फैमिली हम उसको बोलते हैं जिसके अंदर एक ही प्रकार की प्रोटीन को कोड करने के लिए एक से ज़्यादा जीन अवेलेबल हो। ठीक है ना, मतलब कि इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, इन्वॉल्व मेंबर ऑफ ए फैमिली, एक फैमिली के मेंबर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है ना, जो कि एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जो कि प्रोटीन एनकोडिंग, प्रोटीन एनकोडेड बाय ए सेट ऑफ सिमिलर जीन। ठीक है ना, मतलब हम उस जीन की बात कर रहे हैं। इसमें देखो, पहली बात तो हमने कहा कि इसके अंदर एक फैमिली है, जीन की फैमिली। ठीक है, उसके मेंबर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है, जो सिमिलर जीन होते हैं, वो सिमिलर जीन का एक सेट जो होता है वो प्रोटीन को एनकोड करता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, मल्टी जीन फैमिली बोलते हैं। अब ये मल्टी जीन फैमिली आई कहाँ से, तो ये मल्टी जीन फैमिली जो है ये अराइज हुई है, अराइज बाय डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ ए सिंगल एंसेस्ट्रल जीन। मतलब कभी किसी जमाने में कोई ऐसा जीन होगा, ठीक है, जिसको हम एंसेस्टर जीन बोलेंगे, वो जीन क्या हुआ है, कॉपी हो गया, उसका डुप्लीकेशन हो गया, और डुप्लीकेशन होने की वजह से ये एक कॉपी बन गई इसकी। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम बात करें, ये कोई जीन का सेट है, ठीक है, और इसके अंदर ये यहाँ पर कोई एंसेस्टर हमारा जीन है। अब ये जीन यहाँ पर कॉपी हो गया हो, यहाँ पर कॉपी हो गया हो किसी कारण से, या डीएनए के किसी और दूसरे भाग में जाकर ये कॉपी हो गया हो। ठीक है, तो ये जीन जो है, इनका काम यही होगा कि ये पर्टिकुलर प्रोटीन को क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके। मान लीजिए ये एक्स प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है, अगर ये बंद हो जाए तो ये करने लग जाएगा, ये बंद हो जाए तो ये करने लग जाएगा। कोई सा भी जो है आपका जीन है वो प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, तो ये इसकी भी हम यहाँ पर स्टडी करते हैं और ये पता लगाते हैं कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसे कितने जीन हैं जो एक ही तरह का काम कर रहे हैं। अगर वो समान है तो उसको हम बोलते हैं मल्टी जीन फैमिली। ठीक है, एक टेक्निक और हम इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं हम यहाँ पर इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अभी हमने कहा ना, इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन, इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन, देखो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हम किसी सीक्वेंस के अंदर, या किसी सेल की जो सेल जो होती है उसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होता है, या क्रोमोसोम के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होता है, उसमें एक पर्टिकुलर सीक्वेंस जो होती है, स्पेसिफिक लोकेशन को हम क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, लोकेट स्पेसिफिक न्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस। ठीक है, इन सेल और एन क्रोमोसोम, एक सेल के अंदर या फिर एक क्रोमोसोम के अंदर हम क्या कर सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है, इसका मेन काम क्या होता है, इसको हम ऐसा क्यों करते हैं, इसके थ्रू हम कर सकते हैं जीन की मैपिंग,
जीन की क्या कर सकते हैं, मैपिंग कर सकते हैं, फिजिकल मैपिंग, जीनोमिक मैपिंग, वो इसके थ्रू की जाती है। ठीक है, तो इसमें हम जीन की मैपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जीन को जो हम क्लोन करते हैं, उसको भी हम उसके अंदर भी, क्लोन जीन के अंदर भी, कोई जीन आपने क्लोन किया है तो क्लोन जीन के अंदर भी आप क्या कर सकते हैं, डीएनए सीक्वेंस को डिटरमाइन कर सकते हैं। डीएनए की जो सीक्वेंस है उसको क्या किया जा सकता है, डिटरमाइन किया जा सकता है। इसके लिए उसके प्रोटीन प्रोडक्ट के लिए, मतलब कि ये जो डीएनए सीक्वेंस है वो क्या प्रोटीन बनाती है, ये प्रोडक्ट क्या होते हैं, प्रोटीन किस तरह की बनती है, कौन कौन सी प्रोटीन बनती है, इसको डिटरमाइन किया जा सकता है। ठीक है, ये होता है अपना इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन। इसके अलावा एक टॉपिक और है यहाँ पर, कंप्यूटर कंप्यूटर प्रोग्राम, इनका भी हम इस्तेमाल करते हैं और इनके थ्रू भी हम कैरियोटाइप एनालिसिस करते हैं, कैरियोटाइपिंग करते हैं। ठीक है, और क्रोमोसोम की इंफॉर्मेशन निकालते हैं, क्रोमोसोम की इंफॉर्मेशन को इसके अंदर डालते हैं और इससे आउटपुट लेते रहते हैं। ठीक है, और ये कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके थ्रू ये किया जाता है। ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही होते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम किसी भी डीएनए का सीक्वेंस पता लगा सकते हैं इनमें फीड में। ठीक है, जैसे ब्लास्टा है, फास्टा है, ये ऐसे वेबसाइट्स है जिनके ऊपर में हमारे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के जो डीएनए है उनका जीनोमिक सीक्वेंस जो है वो ठीक है, तो हम ऐसे, हमारे पास ऐसी टेक्निक्स है, एक बार डीएनए हमने निकाल लिया, उसका हमने एनालिसिस कर दिया मशीन के थ्रू, तो बता देगा तुरंत ही कि ये किसका डीएनए, ह्यूमन का डीएनए। अभी देखा होगा ना आपने बहुत सारी बार, बहुत सारे क्राइम केसेस के अंदर क्या होता है, ये पता लगा लिया जाता है कि ये हड्डी किसकी है, जानवर की है या इंसान की है ना, जानवर की हड्डी है, इंसान की हड्डी, इसका पता लगा लिया जाता है। वो कैसे, इस डीएनए एनालिसिस, कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्रामिंग के थ्रू। ठीक, एक टेक्निक और हम इसमें इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बोलते हैं माइक्रो डिसेक्शन, माइक्रो डिसेक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये टेक्निक का तो नाम होता है क्रोमोसोम माइक्रो डिसेक्शन। ठीक है, माइक्रो डिसेक्शन, इसमें क्या होता है कि एक हमारे पास ये क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम में कोई भी डीएनए होता है, डीएनए का कोई सा भी पार्ट, छोटे से छोटा, हालांकि वो बहुत बड़ा पार्ट होता है उसके लिए, तो इस टेक्निक के लिए तो बहुत बड़ा पार्ट हो, लेकिन इस पार्ट में से ये वाला, जैसे ये वाला पोर्शन है, तो इस वाले पोर्शन को हम यहाँ से क्या कर सके, रिमूव करें, आइसोलेट कर सके। क्या करते हैं हम, आइसोलेशन स्पेसिफिक रीजन। ठीक है, स्पेसिफिक रीजन को आइसोलेट कर सके, इसके द्वारा बाय रिमूविंग द डीएनए फ्रॉम बैंड। मतलब यहाँ पर जो ये बैंड है, जो बैंड है बने हुए यहाँ पर, जैसे जब आपने इसका एनालिसिस किया तो उसमें जो बैंड बन गए, ठीक है, ये ऐसे किया हमने, देखो, ये इलेक्ट्रोफोरोसिस कर ली, इसमें इस तरह से बैंड बन गए। इन बैंड से हम किसी स्पेसिफिक रीजन को वहाँ से निकाल लें। ठीक है, या आपने जब इसका कैरोटाइपिंग किया तो वहाँ पर बैंड बन गए, वहाँ से किसी स्पेसिफिक रीजन को निकालना ही क्या कहलाता है, माइक्रो क्लोनिंग या माइक्रो डिसेक्शन कहलाता है। देखो इसका एक नाम और है, वो भी लिख लो आप, माइक्रो क्लोनिंग भी बोलते हैं, माइक्रो क्लोनिंग। ठीक है, इसमें भी अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारी टेक्निक इस्तेमाल होती है। ये होता है आपका क्रोमोसोम माइक्रो डिसेक्शन। ठीक है, एक और टेक्निक है, लास्ट एंड फाइनल टेक्निक मान लीजिए, वो होती है आपकी फ्लो साइटोमेट्री। फ्लो साइटोमेट्री, ये भी हम पढ़ने वाले हैं इसी के अंदर। ये एक ऐसी फास्ट टेक्निक है, ऐसी टेक्निक है ये, फास्ट टेक्निक है। अब ये जो फास्ट टेक्निक है ना, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम जो क्रोमोसोम होते हैं, जो हमारे क्रोमोसोम है, या आपका जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड, या आपका जो न्यूक्लियस है, इनके बारे में
इनके बारे में बहुत ही फास्ट इंफॉर्मेशन क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एनालाइसिस कर सकते हैं, है ना। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस कर एक लास्ट में हम करेंगे इसके अंदर एलियन जीन ट्रांसफर। ठीक है, वो मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या होता है एलियन जीन ट्रांसफर। ठीक है, अब ये जो एलियन जीन ट्रांसफर होता है ये हम करते हैं किसके लिए, इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप, इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप, जो हमारी क्रॉप्स है उनके इम्प्रूवमेंट के लिए हम ये करते हैं। ठीक है, क्रॉप की क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करें। ठीक है, इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे हेटेरोसिस, हाइब्रिड वेगर, इस तरह की चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं और उससे हमारे जीन जो होते हैं वो एलियन जीन जो है उनको ट्रांसफ़र करते हैं और नए प्रोडक्ट बनाते हैं, जिससे हमें उत्पादन जो है वो बहुत ज़्यादा प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ये था एक ओवरव्यू मॉलिक्यूलर साइटोजेनेटिक का, यानी कि साइटोजेनेटिक मॉलिक्यूलर एनालाइसिस कैसे किया जाता है, क्या क्या टेक्निक इसमें इस्तेमाल होती है, क्यों करते हैं, सारी चीज़ मैंने आपको बता दी। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अगले टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, इम्पोर्टेंट होगा। गुड बाय।